13 कला और 20 विकला जोड़ेंगे तो हमें धूम का मान मिल जाएगा। धूम में से फिर 12 राशि घटाएंगे तो हमारे पास व्यतिपात का मान आ जाएगा। व्यतिपात में 6 राशि जोड़ने पर परिवेश आ जाएगा। परिवेश में 16 अंश 40 कला, नहीं, परिवेश में फिर 12 राशि घटाएंगे तो इंद्रचाप आ जाएगा। इंद्रचाप में 16 अंश 40 कला जोड़ने पर हमें उपकेतु का मान मिल जाएगा। उपकेतु में जब एक राशि जोड़ेंगे तो वापिस हमारे पास वही मान आ जाएगा जो हमने सूर्य स्पष्ट का लिया था। और धूम का लगन लग्नेश के साथ अगर संबंध होगा तो आयु का नाश और अग्नि का भय मन चिंतित। व्यतिपात का अगर लगन लग्नेश से संबंध है तो 4 पैर वाले जानवरों से या 4 पहिया वाहन से चोट लगने का खतरा या मृत्यु का भय। परिवेश का लगन लगने से संबंध है तो जल से भय, तो ऐसे लोगों को जल से दूर रहना, बच के रहना चाहिए और जल संबंधी रोग होने का भी भय रहता है। इंद्रचाप में शस्त्र से या पत्थर से चोट लगने का डर, और उपकेतु में ऊपर से कोई चीज ऊपर जातक के ऊपर गिरती है तो उससे उसको चोट का भय रहता है। या जिस भाव या जिस राशि में रहते हैं उसकी दशा या अंतरदशा में भी ये अपना फल देते हैं। ठीक है गुरु जी। जो आपकी चर्चा चल रही है, आपका विषय है वो उपग्रह है। तो मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में कहा है, फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, नामानि मांदी यम कंटकाख्ये अर्ध प्रहारम भुवि काल संज्ञकम धूम वेतिपात परिध्ये भिक्षान उपग्रहा इंद्रधनुश्च केतुन। अर्थात मांदी, यम, अंटक, मांदी, मांदी बोल दीजिए, गुलिक बोल दीजिए, मांदी, यम, अंटक, अर्ध प्रहार, काल, धूम, वेतिपात, परिग, इंद्रधनुष, उपकेतु, इन 9 ग्रहों को मैं नमस्कार करता हूं। मान लीजिए यदि दिनमान 60 रात्रि और दिन 60 घड़ी के होते हैं तो दिनमान 30 घड़ी का मान लीजिए। यदि दिनमान 30 घड़ी का हो तो रविवार को 30 घड़ी के 8 भाग कीजिए, है ना। तो 30 घड़ी के 8 भाग किए तो कितने हुए 30 घड़ी के 8 भाग? 1.5 घंटा। तो ये मंत्रेश्वर महाराज बताते हैं कि यदि आप 30 घड़ी के 8 भाग करोगे, रविवार का दिन है, तो सूर्योदय के 26 घड़ी बाद मांदी होगा। जो वो बिंदु होगा ना, वो मांदी का होगा। सोमवार को 22 घड़ी बाद, मंगलवार को 18 घड़ी बाद, बुधवार को 14 घड़ी बाद, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 10 घड़ी बाद, शुक्रवार को सूर्योदय से 6 घड़ी बाद और शनिवार को सूर्योदय से 2 घड़ी बाद मांदी होगा। एक सामान्य वो बता रहे हैं। अर्थात यदि रविवार से गिनोगे तो शनिवार का कौन सा 7वां नंबर आ गया, तो 7वां भाग जब खत्म होता है तब मांदी प्रारंभ होगा, ये कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए सोमवार से तो 6ठा भाग, मंगलवार से तो 5वां भाग, बुधवार से तो 4था भाग, गुरुवार से तो 3रा भाग, शुक्रवार से तो 2रा भाग और शनिवार से तो 1ला भाग। इस प्रकार से ये मांदी की परिभाषा या गुलिक की परिभाषा बता रहे हैं। अब इसमें दिनमान अधिक हो जाए, 33 घड़ी हो जाए, 35 घड़ी हो जाए, रात्रिमान कम हो जाए तो उसके अनुसार कम या अधिक हो जाएगा।
अब रात्रि में इनका अलग है सिस्टम। आपको मैं ये समझा रहा हूं कि आप कैसे देखोगे मांदी, आप मांदी का विचार कैसे करोगे, ये समझा रहा हूं। यदि दिन का मांदी आपको निकालना है तो जो दिनमान है, तो दिनमान मान लीजिए 30 घड़ी है तो 8 का भाग देंगे, और रात्रि है तो उसमें भी 8 का भाग देंगे। लेकिन दिन की गणना कब करेंगे? दिन मान लीजिए रविवार का है तो शनिदेव कितने होते हैं? 7वें। तो 7वां भाग मांदी कहलाएगा। आप ऐसा कह सकते हो, 7वां भाग मांदी कहलाएगा। सातवां भाग मांदी कहलाएगा। 1 मिनट समय चाहता हूं। तो देखिए, मैं चर्चा कर रहा था रात्रि के समय मांदी। रात्रि के समय जब मांदी देखेंगे तो जैसे मान लीजिए रविवार को है, तो उससे 5वां गिनेंगे। रविवार को है, रात्रि का दिन है, उसके 8 भाग कर दिए, है ना। अब 8 भाग कर दिए तो फिर बाद में 5वां वार कौन सा है? गुरुवार। तो आप गुरुवार से गिनोगे तो तीसरा हिस्सा आएगा, है ना। इस प्रकार से रात्रि का आप मांदी ज्ञात कर सकते हो। मांदी और गुलिक एक ही बात है। दिनमान के 8 भाग कीजिए, 7 भागों के स्वामी सातों वारों के स्वामी होते हैं। 8वें भाग का स्वामी कोई नहीं होता। शनि के भाग का जो स्वामी है, जो शनि के भाग का काल है, जो शनि के भाग का समय है, उसे मांदी या गुलिक कहते हैं। मंद शनि का नाम है। मंद कहते हैं धीरे धीरे। शनिदेव या शनिश्चर का अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। मंद का काल या शनि वाला 8वां भाग मांदी कहलाता है। मान लीजिए आपको रविवार को मांदी निकालना है तो दिनमान के 8 भाग कीजिए, 7वां भाग जिस घड़ी पल पर समाप्त होता है वह मांदी स्पष्ट होगा। अर्थात 7वां भाग जहां समाप्त होता है वो मांदी स्पष्ट होगा। पहला भाग रवि का, दूसरा दिन में है ना, रविवार से तो रविवार से गिनेंगे। पहला भाग रविवार का, दूसरा सोमवार का, तीसरा मंगलवार का, चौथा बुधवार का, 5वां गुरुवार का, छठा शुक्रवार का और 7वां शनिवार का आया। और शनिवार का जहां समाप्त होता है वही मांदी स्पष्ट है। यदि आपको बुधवार को मांदी निकालना है तो भी दिन के 8 भाग कीजिए। पहला बुध का, दूसरा बृहस्पति का, तीसरा शुक्र का और चौथा शनि का हिस्सा। और जहां शनि का हिस्सा समाप्त हो जाता है वही मांदी स्पष्ट है। मान लीजिए 32 घड़ी दिनमान है, बुधवार का दिन है, तो ठीक 16 घड़ी पर शनि का भाग समाप्त हो जाएगा। और 16 घड़ी पर जो इष्ट पर जो लगन आवे वह मांदी लगन स्पष्ट होगा। दिन के समय तो जो वार होता है उसी से गणना प्रारंभ करते हैं, किंतु रात्रि के समय दूसरा क्रम है। रात्रि मान के 8 भाग कीजिए और ये देखिए कि शनि का भाग किस घड़ी पर समाप्त होता है, उसी समय मांदी समाप्त हो जाता है। रात्रि के समय मांदी निकालने का प्रकार यह है कि जो वारेस हो, जैसे रविवार है 5वां लेना है ना। जैसे मान लीजिए मंगलवार है तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो पहला शनिदेव का होगा रात्रि के समय। यदि मंगलवार है और मंगलवार की रात्रि कर रहे हो तो जो पहला भाग है
वो शनि देव का होगा। तो शनि देव का भाग जहां अंत होगा वही मांदी स्पष्ट होगा। तो वारेस रात्रि में लिए पांचवें वार से आप गिनोगे। तो ये मैंने आपको मांदी स्पष्ट या मांदी निकालना बता दिया, है ना। 8 भाग करने हैं। शनिदेव का भाग जहां जहां शनिदेव के भाग का अंत होता है वही मांदी स्पष्ट है। प्रैक्टिकल करेंगे इसका। अब देखिए, मैंने आपको धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब गुलिक का फलादेश लिखिए। ये गुलिक स्पष्ट करना आगे आपको, अभी कुंडली का उदाहरण लेंगे उसमें स्पष्ट करेंगे। पहले आप इसका एक बार फलादेश लिख लीजिए। गुलिक का एक बार आपको और समझा देता हूं। यदि दिन हो तो उसी वार से प्रारंभ होता है, रात्रि हो तो उस के 5वें वार से प्रारंभ होता है ना। मान लीजिए गुरुवार है तो गुरुवार से 5वां वार आएगा। मान लीजिए शुक्रवार है, रात्रि है, तो शुक्रवार से 5वां वार आएगा। ये नहीं शनिवार आ गया तो पहले वो आएगा 5वां, है ना। यदि गुलिक लगन में हो, यदि गुलिक लगन में हो, फलादेश लिखिए। यदि गुलिक लगन में हो तो जातक चोर, क्रूर क्रूर विनय रहित होता है। वह अत्यधिक मोटा नहीं होता। गुलिक होगा तो जातक में चारित्रिक दोष आ जाएंगे। गुलिक होगा तो व्यक्ति अधिक मोटा नहीं होगा। उसकी आंखों में विकार रहेगा, आंखों में कोई बीमारी रहेगी, उसकी बुद्धि कम रहेगी। यह भी हो सकता है कि उसे पुत्र लाभ नहीं मिले, संभावना है ना। ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पे नहीं चलता, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। वो ऐसा व्यक्ति भोजन अधिक करता है किंतु दुखी रहता है। भोजन अधिक करता है, मोटा भी नहीं रहता है, दुखी रहता है, अल्पायु होता है, दीर्घायु नहीं होती। ऐसे कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति क्रोधी, मूर्ख, डरपोक प्रकृति का होता है और जातक विषय वासना में लिप्त लंपट स्वभाव का होता है। देश काल परिस्थिति से परिवर्तन संभव है इस फलादेश में। पहला नियम है, यदि गुलिक लगन में हो तो जातक चोर, क्रूर, विनय रहित होता है। वह अत्यधिक मोटा नहीं होता, उसकी आंखों में बीमारी होती है, पुत्र विशेष नहीं होते, बुद्धि कम होती है उसमें। ऐसा व्यक्ति वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, जातक भोजन अधिक करता है किंतु दुखी रहता है, दीर्घायु नहीं होता। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्रोधी, मूर्ख और डरपोक प्रकृति का होता है, जातक विषय वासना में लिप्त लंपट स्वभाव का होता है। तो ये गुलिक का लगन में बताया गया है। यदि लगन में गुलिक आ जाते हैं तो ये जातक में माइनस होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है ना जातक की देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करना है। यदि गुलिक द्वितीय स्थान में हो तो जातक दूसरों को ऐसे वचन बोलेगा कि दूसरे उससे खींच जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उनको भी क्रोध आ जाएगा। वाणी पे नियंत्रण नहीं रहेगा, वाणी पे संयम नहीं रहेगा, कठोर वचन बोलेगा। ऐसा व्यक्ति लोगों से प्राय कलह करेगा, लड़ता झगड़ता रहेगा, है ना, लड़ता झगड़ता रहेगा। जातक के पास धन की कमी रहेगी, जातक का भाग्य भी साथ नहीं देगा। और यदि मांदी है तो कुटुंब का अभाव है, जातक कुटुंब ही नहीं रहेगा, अधिकतर प्रदेश में रहेगा। ये विदेश में चले जाते हैं ना, धन में विदेश में जाने का योग है नहीं। तो देख लीजिए द्वितीय भाव कैसा है,
कुटुंब में रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, बाहर जाने वाला है ना। तो प्रदेश में अधिक रहता है। द्वितीय भाव मांदी, तो मांदी आपको समझ में आ रहा है कि मांदी पहले लगन को खराब करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। दूसरे भाव में देख रहे हो तो दूसरे भाव में भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये अपनी बात के पाबंद नहीं होती है, अपनी बात पे नहीं रहती, टिकते नहीं अपनी बात है, मैंने कब कहा था। इस प्रकार की इनकी प्रकृति रहती है। तो इस प्रकार से अपनी बात पर नहीं रहते ये लोग, और ये किसी ज्ञान जानते भी नहीं उसका, लेकिन बहस करने के लिए तैयार रहेंगे, वाद विवाद अगले से करने के लिए तैयार रहेंगे, उसका अधिक ज्ञान जानेंगे नहीं, लेकिन ऐसा प्रकट करेंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक स्थूल बुद्धि का होता है, और जिन विषयों पे बात करने के लिए कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, उन विषयों पर उसकी वाणी चलती नहीं है। केवल स्थूल सूक्ष्म विषयों पे कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो वो उसमें नहीं होती यदि द्वितीय भाव में गुलिक होता है। तृतीय भाव का देखिए, मैंने आपको पहले और दूसरे भाव की गुलिक का फल बता दिया, तीसरे भाव का देखिए, है ना। आपको इतना याद नहीं करना, शब्दावली आपको दिमाग में जम रही है, और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव याद करना, बाद में आप अपने आप उसका फलादेश कर दोगे, है ना। केवल इतना मस्तिष्क में आपको रखना है, और सुनने से आज सुनोगे, कल इसका रिवीजन करेंगे तो वो मस्तिष्क में बैठ जाते हैं अपने आप। यदि गुलिक तीसरे घर में हो तो जातक घमंडी स्वभाव का, क्रोधी और लोभी होता है। ऐसा व्यक्ति प्राय अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि तृतीय भाव बताता हूं जातक संपर्क का, कहता है ना, जातक के तृतीय भाव में पाप ग्रह या तृतीय भाव में स्थिति है तो जातक का संपर्क अच्छा होगा। जातक ट्रेन में भी बैठा है, जातक कहीं जा रहा है, तो उसके मित्र बन जाते हैं सहज में, तो ये उसको डैमेज करेगा, मानदी उसको डैमेज करेगा। जातक अकेला रहना पसंद करेगा, उसमें बहुत अधिक घमंड होता है, बहुत अधिक मद होता है उसमें, या ये भी कह सकते हैं कि वो उसमें कोई लत होती है, कोई नशे की लत होती है ना, ऐसा भी आप कह सकते हो। और ऐसे व्यक्ति के भाई बहनों का सुख कम होता है ना। ऐसे व्यक्तियों के बहन भाई का सुख कम, जातक भयहीन रहता है, डरता नहीं। धन उपार्जन करने में उसका बहुत ठाट बाट दिखाई देता है। देखिए, ये फलादेश करते हैं। कल भी एक विचार आया था कि तृतीय भाव से करते हैं विचार छोटे भाई बहनों का, और एकादश भाव से करते हैं विचार बड़े भाई बहनों का, है ना। तो एकादश भाव जैसे तटस्थ भाव है ना, जैसे रावण रावण मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों को एकादश भाव में लेकर आ गया था, लेकिन शनिदेव द्वादश भाव में चले गए थे। तो एकादश भाव, तो एकादश भाव में जैसे देखते हैं मोदी जी के सूर्य है, तो ये सामाजिकता देता है व्यक्ति को, एक सामाजिक संपर्क, विस्तृत सामाजिक संपर्क करता है। मतलब तीसरा भाव तो क्या करता है, तीसरा भाव तो आपका लोगों से संपर्क रहेगा, और एकादश भाव में लोग आपसे संपर्क करेंगे। इसको सूक्ष्मता को देखिए फलादेश की। तो देखिए, जैसे चली आ रही है, करते ना पगड़ी की रस्म, एक राजा होता था, फिर उसका जो बड़ा लड़का होता था वो राजा बनता था, और ये क्रम अपने चलता आ रहा है युग, और अभी भी वही है, बड़ा बेटा होता है। तो देखिए, जो बड़ा होगा, है ना, उसका एकादश भाव डैमेज होगा। डैमेज होने का अर्थ है कि पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा। तो पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा तो उसके बड़ा भाई नहीं होगा, जीव तत्व की हानि होगी, लेकिन जड़ तत्व बढ़ेगा, धन उसके पास पड़ेगा, सामाजिक संपर्क उसके पास पड़ेगा,
और यदि किसी का छोटे भाई बहन नहीं है तो वो बहुत मेहनती होगा, क्योंकि तृतीय भाव के फल मिलेंगे उसे, बहुत मेहनती होगा वो, उसका संपर्क लोगों से अच्छा होगा स्वयं का। तो ये इस प्रकार के आप फलादेश में देख सकते हैं। तो ये विचार कल कर रहे थे, तो तीसरे और एकादश भाव का मैंने आपको कुछ थोड़ा इसमें बताया। अब चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं, जो मुख्य चर्चा थी। यदि गुलिक चौथे घर में हो तो जातक परिवार का होता है ना, बंधुहीन और धनहीन होता है, उसे वाहन सुख नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। ये भी हो सकता है कि उसे भूमि भवन का सुख भी नहीं मिले। तो इस प्रकार से उसे लग्जरी नहीं रहेगी, ये समझो। सब कुछ रहेगा लेकिन वो लग्जरी का उपभोग नहीं कर पाएगा, ये भी हो सकता है। यदि गुलिक पांचवें घर में हो तो पांचवा घर बुद्धि का होता है ना, पांचवा घर बुद्धि का होता है। तो ये कहते हैं कि उसकी दुष्ट बुद्धि होगी। आज क्या सोच रहा है, मतलब दुष्ट बुद्धि का, अपने मनो अनुकूल सोचने लग जाए, जो आपको अच्छा लगे वो ही काम करे, जो सही है वो नहीं करना, जो आपको अच्छा लगे वो काम करे, तो वो दुष्ट बुद्धि। जो सही है वो करते हैं तो वो सही है बुद्धि, पंचम भाव ठीक है। ये अपने मस्तिष्क में विचार आते हैं कि मुझे ऐसा करना है, फिर 2 दिन बाद बदल जाते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसे करना है। तो ये अपने विचारों पे दृढ़ नहीं रह पाती है ना, इनकी आयु भी अधिक नहीं होती है ना, आयु भी अधिक नहीं होती। यदि गुलिक छठे भाव में हो तो गुलिक मांदी का संबंध शनिदेव से है, तो जातक भूत विद्या का शौकीन होता है ना। मंत्रेश्वर महाराज ये कहते हैं कि जो व्यक्ति शाकनी, डाकनी, यक्षिणी, भूत प्रेत आदि की आराधना करे, उनसे काम निकालते हैं, उन्हें भूत विद्या का प्रेमी कहते हैं। जिसके छठे घर में गुलिक होता है वह बहुत शूरवीर होता है और अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। ऐसे जातक का पुत्र बहुत श्रेष्ठ होता है। अब देखिए, एक तो वो भूत विद्या या जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है उसकी आराधना करेंगे, और अपने शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता योग है, और ऐसे जातक की संतान भी श्रेष्ठ होती है कि पंचम का द्वितीय भाव है। यदि गुलिक सातवें घर में हो, सातवां कर लेते हैं पत्नी का, है ना, तो वो क्या करेगा, वो सातवां घर है पत्नी का, सातवां घर है साझेदारों का, तो वो पत्नी से विवाद करेगा, साझेदारों से विवाद करेगा, है ना, बिना कारण ही लोगों का शत्रु होगा। कैसे, जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, ओले गिरते हैं वो फसल को नष्ट कर देते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते, उनका इसमें कोई हित नहीं है। वो फसल को नष्ट करते हैं, गिरते हैं ओले, फसल को नष्ट करते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये गुलिक सातवें घर में हो तो जातक ऐसी प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा समझने वाला, है ना। कृतघ्न, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतघ्न। कृतज्ञ होता है एहसान को मानने वाला, और कृतघ्न होता है जो किसी को नहीं मानता, इसने मेरे लिए किया होगा तो किया होगा, मैं नहीं मानता। और इस जातक के ये कह सकते हैं कि अनेक पत्नियां होती हैं। यदि गुलिक अष्टम स्थान में हो तो जातक का शरीर छोटा होता है, चेहरे और नेत्रों में कोई विकलता या कोई रोग हो सकता है ना, जैसे हकलाकर बोल सकता है ना कुछ आंखों में डिफेक्ट हो सकता है ना। तो कोई ना कोई शारीरिक कमी रहती है। यदि गुलिक अष्टम में रहता है तो आप ये फलादेश ले सकते हो। यदि नवे घर में गुलिक हो तो जातक अपने गुरु या
पिता या अपने धर्म का आचरण नहीं करता, उनके कहने के अनुसार नहीं चलता है ना, या पुत्रहीन भी हो सकता है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। जो भी नवम भाव के हैं, धर्म, गुरु, पिता, भाग्य, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा जातक को। यदि दशम में गुलिक हो तो जातक शुभ कर्म नहीं करता है। मंत्रेश्वर महाराज ये कहते हैं कि वो दानशील नहीं होता है, त्याग नहीं करता है ना, त्याग नहीं करता। यदि 11वें भाव में गुलिक हो तो जातक सुखी, अति तेजस्वी और कांतिवान होता है तथा उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होता है। तो देखिए, 6ठे भाव में इसका पॉजिटिव इफेक्ट बताया गया और 11वें भाव में पॉजिटिव इफेक्ट बताया गया। यदि गुलिक 12वें घर में हो तो जातक विषय युक्त होता है। यदि गुलिक 12वें घर में हो तो जातक विषय युक्त से रहित होता है। विषय युक्त नहीं होता, विषय युक्त से विषयों में नहीं रहता, दीनहीन और बहुत कम खर्च करने वाला होता है, उसे सैया सुख नहीं मिलता है ना, खर्च कम होता है उसका। तो खर्च कम होगा तो सुविधाएं भी कम मिलेंगी है ना, खर्च कम होगा तो सुविधाएं कम मिलेंगी। अब देखिए, मैंने आपको अभी गुलिक के 12 भावों का फल बताया। अब गुलिक अन्य ग्रहों के साथ बैठ जाता है, तो गुलिक जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको दूषित करता है। सूर्य पिता का कारक है। यदि गुलिक सूर्य के साथ बैठ जाए तो जातक के पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे है ना। शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि पिता को मार देता है, ऐसा नहीं है, पिता अल्पायु होते हैं। ऐसा लोग पिता कम उम्र के रहेंगे। यदि सूर्य के साथ गुलिक बैठ गया तो पिता कम आयु की कुंडलियों में देखकर रिसर्च करना। चंद्रमा मात्र कारक है। यदि गुलिक चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो जातक की माता को कष्ट होगा। मंगल भ्रातृ कारक है, आपको पता है, आपको कोई समझ में आ रहा है, मंगल भाई के कारक है, पता है। यदि मंगल के साथ बैठेंगे तो भाई से शत्रुता करा देंगे, छोटा भाई नहीं होगा, छोटे भाई से वियोग हो जाएगा। इस प्रकार की कुछ भी फलादेश आप देख सकते हो, रिसर्च का विषय। बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। बुद्ध और गुलिक एक साथ बैठे हों तो जातक में पागलपन का रोगी हो जाता है, उन्माद है ना, एक पागलपन का रोगी जातक हो सकता है। बृहस्पति धर्म के कारक हैं। इस कारण यदि बृहस्पति और गुलिक एक साथ हों तो जातक पाखंडी होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो गाल बजाते हैं वही पंडित होते हैं, कलयुग में पाखंडी पूजे जाएंगे, कहते हैं ना। पतिव्रता स्त्रियां तो बिना श्रृंगार के घूमेगी और विधवाओं के विविध श्रृंगार होंगे। साधु संतों के पास बहुत पैसा होगा और गृहस्थी गरीब होंगे, ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो देखिए, बृहस्पति धर्म का कारण है, इसलिए यदि बृहस्पति और गुलिक एक साथ हो तो जातक पाखंडी होगा। शुक्र स्त्री कारक है, और यदि शुक्र तथा गुलिक एक साथ हो तो जातक नीच स्त्रियों के साथ समागम करता है, जातक में चारित्रिक दोष आ जाता है। यदि गुलिक हो, देश काल परिस्थिति का विचार करना, नेगेटिव फलादेश करने से पहले कम करना और देश काल परिस्थिति का विचार करना। परिस्थिति आ जाए, जैसे एक बार परिस्थिति आई मेरे पास, 9 दंपत्ति थे, 15 दिन ही उनके विवाह को हुए थे, तो उनका मैटर आ गया कि दोनों में विवाद है। तब मैंने कहा कि चारित्रिक दोष है, और वह चारित्रिक दोष सिद्ध हुआ। तो कब क्या फलादेश करना है, ये नहीं कि कुंडली आई आप लग गए कि आपके तो चारित्रिक दोष, इससे आपको नहीं लेना है ना। ये
विषय देश काल परिस्थिति का भी होता है ज्योतिष, है ना। तो वरना तो कंप्यूटर ही कर देता। यदि गुलिक शनि के साथ हो तो जातक अनेक रोगों से पीड़ित होगा, असाध्य रोगों से, जैसे कुष्ठ, है ना, और अल्पायु होगा। यदि राहु और गुलिक एक साथ हो तो विष रोगी होता है। विष रोगी क्या है, या तो कोई उसे जहर देकर मार देगा, है ना, या उसके शरीर में जहर से रोग उत्पन्न होंगे। यदि केतु और गुलिक एक साथ हो तो जातक अग्नि से पीड़ित रहता है। यदि जिस दिन जातक का जन्म हुआ है, सुनिए, यदि जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन गुलिक, है ना, त्याज्य काल में पड़े तो ऐसा जातक चाहे राजघराना में भी पैदा हुआ हो किंतु भीख मांगता है, अर्थात दरिद्र होता है। तो त्याज्य काल, गुलिक त्याज्य काल, आप विषगठी को ले सकते हैं, है ना। सभी नक्षत्रों की विषगठी होती है तो उनको ले सकते हैं। विषय अलग है तो त्याज्य काल के बारे में अलग आपको बताया जाएगा, है ना। कौन से योग, है ना, विषगठी बनती है, कौन सी योग त्याज्य, तो मैंने आपको ये बताया गुलिक का प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह के साथ आपको फलादेश बताया। गुलिक का किसी के साथ भी संयोग होता है तो उसमें दोष उत्पन्न होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। छठे और 11वें भाव को छोड़कर, छठे और 11वें भाव को छोड़कर जिस घर में गुलिक बैठता है उसके शुभ फल को नष्ट करता है और अशुभ फल को बढ़ाता है।